अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। साबिक DGI जनरल फैज हमीद के खिलाफ कार्रवाई का एक दरवाजा खुल गया है। जनरल फैज हमीद के खिलाफ एक अहम इंक्वायरी शुरू हो गई है। जराए के मुताबिक फौज ने निजी हाउसिंग सोसाइटी के मालिक कमर मुइज की दरख्वास्त पर इंक्वायरी कमेटी बना दी है। ये कमेटी मेजर जनरल की सरबराही में कायम की गई है। इंक्वायरी कमेटी सुप्रीम कोर्ट के हुक्म की रोशनी में निजी हाउसिंग सोसाइटी के मालिक के इल्जामात की तहकीकात करेगी। इसकी बुनियाद 12 मई 2017 का वो वाकया है जिसे हमने 2017 में अपने प्रोग्राम में उठाया था। उसकी तफसीलात आपके सामने रखी थी। आपको बताया था कि किस तरीके से रेंजर्स ने अपने मैंडेट से तजावुज किया, किस तरीके से एक निजी हाउसिंग सोसाइटी के मालिक कमर मुइज को उनके अहले खाना के सामने उठाया गया। ये वो वक्त था जब जनरल फैज हमीद की ताकत अपने उरूज पर थी और ज़ाती फ़ायदे के लिए एक निजी हाउसिंग सोसाइटी के मालिक को कमर मुइज को इस्लामाबाद में उनके घर पर जाकर घर वालों के सामने अगवा कर लिया गया। जनरल फैज हमीद पर इल्ज़ाम है कि उन्होंने कमर मुइज की हाउसिंग सोसाइटी का कंट्रोल हासिल करने के लिए उन समेत उनके ख़ानदान को अपनी टीम के जरिए तशद्दुद का निशाना बनाया। रेंजर्स और ISI के एहलकारों को अपने ज़ाती फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करके उस हाउसिंग सोसाइटी के मालिक के घर पर छापा लगवाया, उनके घर का साजो सामान लूटा, उनको गैर कानूनी तौर पर अपनी तहवील में रखा। उससे मुतालिक दरख्वास्त पर 14 नवंबर 2023 को चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने अपना तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया था, जो हमने आपके सामने उस वक्त भी प्रोग्राम में रखा था। इसके अलावा कमर मुइज के वकील से भी बात की थी, जिन्होंने इस ऑर्डर के बाद ये कहा था कि हम रुजू करेंगे, वजारत दिफा से रुजू किया जाएगा, ये शिकायत की जाएगी। और आज पाक फौज की तरफ से बाकायदा तौर पर इस पर इंक्वायरी शुरू हो गई है, जिसकी सरबराही मेजर जनरल करेंगे। कमेटी बना दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऑर्डर में वादे किया था कि अगर मुतासरा फरीक मुइज अहमद खान, जनरल फैज हमीद समेत दीगर मुल्जिमान के खिलाफ वजारत दिफा से कोई भी शिकायत करते हैं तो उस शिकायत से कानून के मुताबिक निपटना चाहिए। अदालत के हुक्मनामे के मुताबिक ये दरख्वास्त मुइज खान ने आर्टिकल 184(3) के तहत दायर की है, जिसमें जनरल फैज हमीद, ब्रिगेडियर रिटायर्ड नईम फखर, ISI के ब्रिगेडियर रिटायर्ड गफ्फार और ISI के इर्तिजा हारून समेत दीगर पर संगीन इल्जाम आयद किए गए हैं। दरख्वास्त गुजार का यह इल्जाम है कि जनरल फैज हमीद, जो उस वक्त अफवाज पाकिस्तान में अपनी खिदमात सर अंजाम दे रहे थे और ISI के साथ काम कर रहे थे, उन्होंने अपने दफ्तर का गलत इस्तेमाल किया और उनके अहकामात पर दरख्वास्त गुजार और उनके ख़ानदान के खिलाफ जराइम सरजद किए गए। जिसमें से कुछ वाक़यात ये हैं कि ISI और रेंजर्स के एहलकारों ने दरख्वास्त गुजार की रिहाइशगाह और उनके कारोबारी दफातर पर छापे मारे, उन्हें और उनके अहले खाना को तहवील में लिया गया, दरख्वास्त गुजार और उनके ख़ानदान के असासों को लूटा गया, दरख्वास्त गुजार को मजबूर किया गया कि वो अपना कारोबार जनरल फैज हमीद के नामजद करदा अफराद को मुंतकिल कर दें और दरख्वास्त गुजार उनके खानदान और उनके मुलाजमीन के खिलाफ झूठे केसेस बनाए गए। इल्जाम यह भी है कि फौज में होते हुए जनरल फैज हमीद, उनके मातहत एहलकार और पंजाब रेंजर्स ने अपने इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल किया है। सुप्रीम कोर्ट के हुक्मनामे के मुताबिक दरख्वास्त गुजार के वकील से जब पूछा गया कि एक प्राइवेट शिकायत पर किस तरीके से आर्टिकल 184(3) का निफाज किया जाए और उसे अवामी अहमियत की दरख्वास्त करार दिया जाए, तो उन्होंने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि इस केस में जनरल फैज हमीद समेत जो फरीक है, उन्होंने अपने अहम दफातर का इस्तेमाल करते हुए दरख्वास्त गुजार के बुनियादी हुकूक की खिलाफ वर्जी की है और कोई भी इदारा कार्रवाई तो दूर की बात, उनके खिलाफ शिकायत भी दर्ज नहीं करेगा। सुप्रीम कोर्ट के हुक्मनामे के मुताबिक एडिशनल अटॉर्नी जनरल को इस हवाले से अदालत की मुआवनत के लिए तलब किया गया और पूछा गया कि दरख्वास्त गुजार के पास शिकायत के इजाले के लिए कोई मुतबादिल हल मौजूद है और क्या उनका यह खदशा दुरुस्त है कि उनकी शिकायत को नहीं सुना जाएगा। तो एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने जवाब दिया कि दरख्वास्त गुजार के पास मुतादिद रेमिडीज़ मौजूद हैं जिनमें वो वजारत दिफा से भी रुजू कर सकते हैं, क्योंकि उनकी शिकायत उस वक्त से मुताल्लिक है जब मुल्जिमान अफवाज पाकिस्तान में अपनी खिदमात सर अंजाम दे रहे थे। और दरख्वास्त गुजार मुल्जिमान के खिलाफ मुजरिमाना मुकदमे का इंदराज भी कर सकते हैं, जिसमें बदनीयती पर मबनी मुकदमात बनाने का केस भी हो सकता है या वो नुकसानात के इजाले के लिए हट जाने का मुकदमा भी कर सकते हैं। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने अदालत को यह भी बताया कि अगर कोई शिकायत वजारत दिफा को की जाती है तो उस पर सही तरीके से गौर किया जाएगा। जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने अपने हुक्मनामे में लिखा था कि ये इल्ज़ामात बहुत संगीन नौयत के हैं और अगर ये दुरुस्त हैं तो बिलाशुबा ये वफाकी हुकूमत, अफवाज पाकिस्तान, ISI और पाकिस्तान रेंजर्स की साख को नुकसान पहुँचाएंगे, इसलिए उन्हें नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। मगर जो केसेस आर्टिकल 184(3) के तहत दायर होते हैं
वो दीगर केसेस से मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर मुख्तलिफ होते हैं। सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 184(3) के तहत अपने असल इख्तियारात का इस्तेमाल करती है और ऐसा एहतियात से करना चाहिए। साथ ही जब शिकायत के इजाले के लिए दीगर फोरम्स मौजूद हों तो पहले उनसे रुजू किया जाना चाहिए और हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ इस कोर्ट में अपीलें आर्टिकल 185 के तहत आती हैं। मजीद ये कि इस अदालत की 184(3) के तहत बराह रास्त मुदाखलत दीगर के हुकूक को बुरी तरह मुतासिर कर सकती है, लेकिन दरख्वास्त गुजार का खदशा है कि उनकी शिकायत को वजारत दिफा में नहीं सुना जाएगा क्योंकि जो मुल्जिमान हैं वो अफवाज पाकिस्तान की सीनियर पोजीशंस पर रहे हैं। मगर हमें एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने यकीन दहानी करवाई है कि ऐसी किसी भी शिकायत पर गौर किया जाएगा और हुकूमत की तरफ से इस यकीन दहानी पर शक करने के लिए हमारे पास कोई जवाब नहीं है। इसलिए दरख्वास्त गुजार के ये खदशात गलत है। अगर दरख्वास्त गुजार कोई शिकायत वजारत दिफा में देते हैं उससे कानून के मुताबिक निपटना चाहिए। इसी के साथ इस दरख्वास्त को निपटाया जाता है। यानी सुप्रीम कोर्ट ने जनरल फैज़ हमीद के खिलाफ आर्टिकल 184(3) के तहत दायर दरख्वास्त पर कार्रवाई आगे न बढ़ाने का फैसला किया था, लेकिन हुकूमत को हिदायत की गई थी कि अगर वजारत दिफा में दरख्वास्त गुजार कमर मुइज़, जनरल फैज़ हमीद और दीगर मुल्जिमान के खिलाफ कोई शिकायत करते हैं तो कानून के मुताबिक उससे निपटना चाहिए। और फिर दरख्वास्त गुजार कमर मुइज़ ने वजारत दिफा से रुजू किया और आज ज़राए से खबर सामने आ गई है कि फ़ौज ने साबिक DGISI जनरल फैज़ हमीद के खिलाफ इंक्वायरी शुरू कर दी है और निजी हाउसिंग सोसाइटी के मालिक कमर मुइज़ की दरख्वास्त पर इंक्वायरी कमेटी बना दी है जिसकी सरबराही मेजर जनरल ओहदे के अफसर करेंगे, क्योंकि जनरल फैज़ हमीद और दीगर पर दरख्वास्त गुजार ने इंतहाई संगीन इल्ज़ाम आयद किए थे। कमर मुइज़ खान की सुप्रीम कोर्ट में दायर होने वाली दरख्वास्त के मुताबिक मैं मुइज़ अहमद खान 2011 से एक हाउसिंग स्कीम का चीफ एग्जीक्यूटिव अफसर और मालिक हूँ। इस हाउसिंग स्कीम के राइट्स हासिल करने के बाद मैंने अलॉटीज़ के लिए इसे तामीर करना शुरू कर दिया, लेकिन मसला उस वक्त खड़ा हो गया जब बगैर किसी वजह के और अचानक जनरल फैज़ हमीद की हिदायत पर पंजाब रेंजर्स ने ISI के साथ मिलकर मेरे दफातर और घर पर 12 मई 2017 को छापा मारा और जब उन्हें कोई गैर कानूनी चीज़ नहीं मिली तो उन्होंने घर में मौजूद वसाइल को इकट्ठा करना शुरू कर दिया जिसमें सोना, रकम और हाउसिंग स्कीम की मिल्कियत की असल दस्तावेज़ात शामिल थीं। और इस छापे का सबसे हैरानकुन पहलू यह था कि मेरी हाउसिंग स्कीम के जो साबिका मुलाजमीन थे जिन्हें माली बदउनवानी की वजह से कंपनी से निकाला गया था वो इस छापे में पंजाब रेंजर्स और ISI के एहलकारों के साथ मौजूद थे और उन्होंने हमसे कहा था कि ये सब कुछ जनरल फैज़ हमीद की हिदायत पर हो रहा है और इस पूरे छापे के दौरान जो साजो सामान चुराया गया उसे मेरे घर के बाहर आपस में तकसीम कर लिया गया और इसे 2 प्राइवेट टोयोटा कोरोला गाड़ियों के अंदर डाला गया जिसकी तस्दीक CCTV फुटेज से की जा सकती है। दरख्वास्त गुजार मुइज़ खान के मुताबिक मेरा बेटा जिसकी उम्र 8-9 साल थी उसके मुंह पर ISI के अफसर इर्तजा हारून ने अपना बूट रखा और चिल्लाते हुए मेरे बेटे से कहा कि अपना गैजेट मुझे दे दो क्योंकि तुम्हारा बाप एक दहशतगर्द है और ये सब कुछ मेरे और मेरे फैमिली के सामने किया गया। और ये वो वाक़या है जिसे मैं कभी नहीं भूल सकता। लेकिन बात यहाँ तक भी नहीं रुकी। दरख्वास्त गुजार मुइज़ अहमद खान के मुताबिक 12 मई 2017 के इस गैर कानूनी छापे में मुझे और मेरी टीम के 6 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया और 5 दिनों तक हमें गैर कानूनी तौर पर रावलपिंडी में एक डिटेंशन सेंटर में अपनी तहवील में रखा गया और इस दौरान हर दिन मुझ समेत मेरी टीम पर जनरल फैज़ हमीद की टीम ने जालिमाना तरीके से टॉर्चर किया। और इस टॉर्चर के दौरान जो एक चीज़ जबर के जरिए हमसे मांगी गई वो ये थी कि मैं अपनी हाउसिंग स्कीम के शेयर्स ट्रांसफर कर दूं। लेकिन जब जनरल फैज़ हमीद को इस हवाले से नाकामी हुई तो 5 दिन की गैर कानूनी तहवील के बाद हमें रावलपिंडी में कायम CTD के पुलिस स्टेशन में भेज दिया गया और हम पर इंसदाद दहशतगर्दी की मुख्तलिफ दफात के तहत मुकदमा दायर किया गया। और जब मुझे CTD के हवाले किया गया था तो उस रात मेरे ससुर मुझसे मिलने के लिए आए थे, लेकिन जनरल फैज़ हमीद की टीम ने उन्हें भी अगवा कर लिया और उन्हें 45 दिन तक गैर कानूनी तौर पर कैद में रखा गया और जब उन्हें रिहा किया गया तो उनमें कैंसर जैसे मर्ज की तशखीस हुई और बाद में वो इंतकाल कर गए। इसके अलावा जब CTD के केस की समाअत के दौरान मैंने और मेरी टीम ने मेडिकल सहूलियात की दरख्वास्त की तो हमें ISI के नुमाइंदों की तरफ से यह पैगाम पहुंचाया गया कि अगर हम अपने मौक़िफ़ से पीछे नहीं हटे तो मेरे ससुर की जान खतरे में पड़ सकती है। और ये इसलिए कहा गया क्योंकि उस वक्त मेरे ससुर रावलपिंडी में उनकी तहवील में थे और यह बात भी काबिल ज़िक्र है कि इस गैर कानूनी तहवील के दौरान मिलिट्री इंटेलिजेंस के अफसरान ने भी मेरे ख़ानदान से 12 मई के गैर कानूनी छापे की तफसीलात जानने के लिए मुलाकातें की। दरख्वास्त गुजार के मुताबिक जनरल फैज़ हमीद और उसकी टीम ने मुझे मजीद बेबुनियाद केसेस में फंसाने की कोशिश की। मनी लॉन्ड्रिंग जैसे केसेस में मुझे फंसाने की कोशिश की गई मगर हर इदारे ने मुझे बेकसूर करार दिया और इस सब की वजह से मेरे ख़ानदान ने ज़हनी तौर पर बहुत नुकसान उठाया। मेरी अहलिया
जहनी सदमों की वजह से मुख्तलिफ आर्ज़ों में मुब्तला हो गई और इन वाक़यात की वजह से मेरे ससुर की जान चली गई। और जब जनरल फैज़ हमीद अपने मकासद में नाकाम हो गए तो उन्होंने वसीम ताबिश नामी शख्स के ज़रिए इन वाक़यात से ख़ुद को अलहदा करने की कोशिश की और इस सिलसिले में वसीम ताबिश ने मेरी जनरल फैज़ हमीद के भाई सरदार नजफ हमीद से मुलाकात तय करवाई थी और ये मुलाकात चकवाल के एक मकामी चाय के होटल पर करवाई गई। और जब मैं इस होटल में पहुंचा तो वहां जनरल फैज़ हमीद के भाई नजफ हमीद पहले से मौजूद थे और इस मुलाकात के दौरान जनरल फैज़ हमीद के भाई नजफ हमीद मुसलसल माफ़ी मांगते रहे और मुझे इस बात पर कायल करने की कोशिश करते रहे कि उनके भाई जनरल फैज़ हमीद इस वाक़े में मुलविस नहीं थे और वो एक अच्छे इंसान है। दरख्वास्त गुजार मुईज़ अहमद खान के मुताबिक जब मुझे अदालत से बरी किया गया था तो उस वक्त पाकिस्तानी फ़ौज में खिदमत सर अंजाम देने वाले मेरे एक कज़न ब्रिगेडियर हामिद खान ने उस वक्त के ISI के DGC जनरल फैज़ हमीद से रब्ता किया और फिर जनरल फैज़ हमीद ने मेरे कज़न को आप पारा में अपने दफ्तर बुलाया और इस मुलाकात के दौरान जनरल फैज़ हमीद ने मेरे कज़न को बताया कि मेरे घर पर छापे के दौरान जो चीज़ें रेंजर्स और ISI के अहलकार लेकर गए थे और जिसकी वापसी का हम मुतालबा कर रहे थे उनमें से कुछ चीज़ें वापस कर दी जाएंगी। लेकिन जनरल फैज़ हमीद ने छापे के दौरान जब्त किया गया 400 तोला सोना और एक बड़ी रकम को वापस करने से इनकार कर दिया और जो कुछ चीज़ें हमें वापस की गई थी वो इस शर्त पर वापस की गई थी कि बदले में हम ISI के मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स में सरमायाकारी करेंगे। सिर्फ यही नहीं, ब्रिगेडियर नईम फ़खर और ISI प्रोजेक्ट्स के डिप्टी डायरेक्टर जनरल ब्रिगेडियर गफ्फार ने अपने दफातर के जरिए ज़बरदस्ती से मुझसे 4 करोड़ रुपए की रकम कैश में हासिल की जिसके सबूत भी मेरे पास मौजूद हैं और साथ ही कुछ महीने तक एक टीवी नेटवर्क को स्पॉन्सर करने के लिए भी मुझ पर दबाव डाला गया जिसकी अदायगी के सबूत भी मेरे पास मौजूद हैं। और इसके बाद मेरे घर और दफातर पर छापे के दौरान जो 4 टोयोटा रीवो गाड़ियां फैज़ हमीद की टीम अपने साथ ले गई थी उन्हें खुद ब्रिगेडियर नईम फ़खर वापस देने आए और इन तमाम चीज़ों से यह साबित होता है कि इस गैर कानूनी छापे के मंसूबे के पीछे जनरल फैज़ हमीद के लोग थे जिसमें ब्रिगेडियर नईम फ़खर, ISI के अफसर इर्तिज़ा हारून, जनरल फैज़ हमीद के भाई सरदार नजफ हमीद, उनके पार्टनर वसीम ताबिश, जाहिद महमूद मलिक और मोहम्मद मुनीर शामिल थे जो गैर कानूनी तौर पर मेरी हाउसिंग सोसाइटी का कंट्रोल हासिल करना चाहते थे। ये वो संगीन इल्ज़ामात जनरल फैज़ हमीद और उनकी टीम पर आयद किए गए थे। 14 नवंबर 2023 को हाउसिंग सोसाइटी के मालिक कंवर मुईज़ के वकील हमारे प्रोग्राम में आए थे। देखिए उन्होंने क्या कहा था। आपने हमें आज रब्ता करने पर बताया कि फैसला किया है कि वज़ारत दिफा में शिकायत की जाएगी, क्या दीगर फोरम्स पे भी जाया जाएगा और जब आप पहले नहीं गए तो अब आपको क्यों उम्मीद है कि वज़ारत दिफा में शिकायत करेंगे तो आपकी सुनवाई होगी? जी शायद जैसे कि आपने वो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर देखा है उसके अंदर बड़ी क्लियर कट डायरेक्शन है और अटॉर्नी जनरल ने अंडरटेकिंग दी है कि अगर हमारे पास ये एप्लीकेशन आती है तो उसको अकॉर्डिंग टू लॉ प्रोसीड किया जाएगा। तो इसलिए हमें पूरी उम्मीद है कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से और जो भी इदारे हैं उधर से हमें इंशाल्लाह इंसाफ मिलेगा। तो इसलिए हम उधर एप्लीकेशन फाइल करेंगे। इससे पहले ना फाइल करने की वजह से ये थी कि उसके अगेंस्ट मुख्तलिफ केसेस अभी तक चल रहे थे, कभी किसी अदालत में, कभी FIA में, कभी नैब में, कभी किसी जगह। तो बड़ी मुश्किल से अब सब केसेस में फारिग हुए हैं, सब केसेस क्लियर हुए हैं और बाइज्जत बरी हुए हैं। तो अब हमने ये प्रोसीडिंग जो है वो स्टार्ट की है। वैसे मगर ज़ाहिर उम्मीद की और कोई वजह भी होगी कि आपको लग रहा है कि सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया तो सुनवाई भी हो जाएगी और कार्रवाई भी हो जाएगी, या हालात वाक़यात आपको ऐसे लगते हैं कि जिसकी वजह से आपको इसकी उम्मीद है? जी नहीं, हमारे पास एविडेंस मौजूद है। सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन एक वाज़ेह डायरेक्शन दे दी है और अटॉर्नी जनरल ने कंसीड किया है कि जी अगर हमारे पास एप्लीकेशन आती है तो हम अकॉर्डिंग टू लॉ इसको प्रोसीड करेंगे, चाहे वो जितने भी पावरफुल हों, जो भी लोग हों, तो वो कार्रवाई करेंगे। इसलिए हमें उम्मीद है कि इंशाल्लाह हमें इंसाफ मिलेगा। जब आप कहते हैं कि सबूत मौजूद हैं, क्या जो फुटेज भी आप कहते हैं कि वो भी मौजूद है, सामान लूटने की भी, आपस में तकसीम करने की भी, फिर उनके बेटे के साथ जो वाक़या हुआ, क्या ये सारे फुटेजेस मौजूद हैं, ये वीडियो सबूत मौजूद है? सारे उनके घर में कैमरे थे, हर चीज की रिकॉर्डिंग हुई हुई है और उसकी सारी रिकॉर्डिंग मौजूद है। और आप ये वज़ारत दिफा में को देने को तैयार हैं या फिर देंगे जब आप वहाँ पर जाके शिकायत करेंगे? बिल्कुल, हमने सुप्रीम कोर्ट में भी उसकी USP में साथ सारी एविडेंस साथ लगाई थी और वहाँ भी हम सारी एविडेंस देंगे थे। इस नतीजे पर आपके क्लाइंट कैसे पहुंचे कि जनरल फैज़ हमीद ही इस सब के पीछे हैं? जी उसकी सारी एविडेंस है हमारे पास और वो जिस वक्त वो बुलाया जाएगा कंवर मुईज़ को तो वो अपने तमाम एविडेंस जो उसके पास है वो पेश करेंगे जी उसके लिए। मतलब आपको अंदाजा है कि वज़ारत दिफा का मतलब है कि आप पाक फौज से या आर्मी चीफ से मुतालबा कर रहे हैं कि इस मामले को देखा जाए और उसकी तहकीकात की जाए? जाहिर है अल्टीमेटली तो आर्मी चीफ ही उसके पास कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है और उन्होंने इसको डिसाइड करना है कि क्या एक्शन लिया जाए और क्या ना लिया जाए। सारे मामलात हुए थे 2017 में, ये वाक़या हुआ था जनरल फैज़ हमीद
की जो ताकत थी वो उस वक्त उरूज पर थी। क्या मामला हो रहे थे वो सबने देखे थे, हमने ये मामला उस वक्त अवाम के सामने रखे थे। देखिए, आज से एक हफ्ता पहले 12 मई की सुबह वफाकी दारुल हुकूमत में रेंजर्स ने एक कार्रवाई की जिसमें निजी हाउसिंग स्कीम पर छापा मारा गया, लेकिन इस कार्रवाई के लिए कानूनी तकाजे पूरे नहीं किए गए। ना तो जिला इंतजामिया से इजाजत ली गई और ना ही पुलिस को साथ लिया गया। रेंजर्स की इस कार्रवाई पर वजारत दाखिला ने आज वजाहत तलब कर ली है। वजारत दाखिला की जानिब से डीजी रेंजर्स पंजाब को भेजे गए मुरासले में कहा गया है कि अगर रेंजर्स ने इस छापे की वजह ना बताई तो उसे वापस भेज दिया जाएगा। वजारत दाखिला के मुरासले में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि रेंजर्स को पुलिस के बगैर छापा मारने का इख्तियार नहीं। कानून के मुताबिक किसी भी छापे के लिए रेंजर्स को जिला इंतजामिया से मंजूरी लेना जरूरी है। वजारत दाखिला के मुताबिक वजीर दाखिला चौधरी निसार की मंजूरी से डीजी रेंजर्स पंजाब को 15 और 17 मई को भी मुरासले भेजे गए, मगर जवाब ना आया। वजारत दाखिला के जराए का कहना है कि अगर पीर 22 मई तक जवाब ना आया तो मुफाद आमा में रेंजर्स को वापस भेज देंगे। इजाज़, क्या वजह हुई कि चौधरी निसार साहब वजीर दाखिला नाराज हैं इस पूरे वाक़े पर? क्या बात हुई? हमें जो इतलात मिली हैं उनके मुताबिक कुछ हल्के इस हाउसिंग सोसाइटी की इंतजामिया से कोई पैसे भी हथियाना चाहते थे और उनमें एक खुफिया अदारे के कुछ एहलकारों का, कुछ अफसरों का नाम भी शामिल है। तकरीबन 7 साल गुजरने के बाद इस पर इंक्वायरी कमेटी बना दी गई है। सरबराही इसकी मेजर जनरल करेंगे, एक अच्छी बात है, मगर इस इंक्वायरी का नतीजा भी आना चाहिए, ना कि इसे क्लीन चिट देने के लिए जनरल फैज़ हमीद को इस्तेमाल किया जाना चाहिए। जनरल फैज़ हमीद अपना मौक़िफ़ देना चाहें तो ये प्लेटफॉर्म उनके लिए हाजिर है। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं। अमरीका, डोनाल्डो, PDM जमातों, अपने मुनर्रिफ अरकान जनरल बाजवा, पाकिस्तानी मीडिया, बिजनेस कम्युनिटी, हुसैन हक्कानी और मोहसिन नकवी के बाद अब तहरीक इंसाफ की हुकूमत गिराने की मुबैना साजिश करने वालों में सऊदी अरब को भी शामिल कर लिया गया है। और ये बयान एक ऐसे वक्त में सामने आया है जिस वक्त सऊदी अरब का आला सतह का वफ्द पाकिस्तान में आया हुआ था और पाकिस्तान में सरमायाकारी के हवाले से अहम बातचीत चल रही थी। कल इमरान खान से मुलाकात के बाद एक टीवी इंटरव्यू में तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा शेर अफजल मरवत ने दावा किया कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत के खिलाफ रजीम चेंज की साजिश में अमरीका के साथ साथ सऊदी अरब भी शामिल था। मगर PTI ने पार्टी सतह पर शेर अफजल मरवत के बयान से लाताल्लुकी का इजहार कर दिया है और वजाहतें दी जा रही हैं। तहरीक इंसाफ के तर्जुमान के बयान के मुताबिक रजीम चेंज ऑपरेशन में सऊदी अरब के किरदार से मुतालिक शेर अफजल मरवत के ख्यालात हक़ाइक़ से मुनाफी हैं। तहरीक इंसाफ और इमरान खान सऊदी अरब को निहायत कदर व मंजिलत की निगाह से देखते हैं। इमरान खान का सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से बाहिमी एहतराम का ताल्लुक है। शेर अफजल मरवत का मौक़िफ़ उनकी ज़ाती राय है जिसे PTI की क़यादत और कारकुनों की तायद हासिल नहीं है। इसके बाद खुद शेर अफजल मरवत का अपना बयान सामने आया जिसमें उन्होंने कहा कि उन्होंने सऊदी अरब से मुतालिक जो बयान दिया है वो उनकी अपनी ज़ाती राय है, लेकिन उनके बयान की अहमियत इसलिए भी है क्योंकि हालिया अरसे में वो इमरान खान के करीब रहे हैं और साथ ही उन रहनुमाओं में शामिल रहे हैं जो इमरान खान से मुसलसल मुलाकातें करते हैं। तनाज़ात के बाद भी उनकी मुलाकातें जारी रहीं। वो बराह रास्त इमरान खान से पार्टी उमूर और बयानिए पर हिदायत लेते रहे हैं। ईद के बाद होने वाली अपोजिशन जमातों के दोनों जलसों में शेर अफजल मरवत मुतहर्रिक नजर आए। तकारीर की खुद इमरान खान ने शेर अफजल मरवत को पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन के लिए नामजद किया हुआ है। सिर्फ यही नहीं, कल ही इमरान खान ने शेर अफजल मरवत को एक और अहम जिम्मेदारी दे दी है जिससे इमरान खान के शेर अफजल मरवत पर एतमाद का मजीद इज़हार होता है। कल रात को सऊदी अरब पर रजीम चेंज ऑपरेशन की साजिश का इल्ज़ाम लगाने से पहले पार्टी के दीगर रहनुमाओं के साथ शेर अफजल मरवत की इमरान खान से मुलाकात हुई थी और फिर बाहर आकर तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर खान ने खुद ऐलान किया कि इमरान खान ने शेर अफजल मरवत को ज़िमनी इलेक्शन की कैंपेन की जिम्मेदारी दी। खान साहब ने शेर अफजल मरवत की दोबारा ड्यूटी लगाई है। जहां इलेक्शन हो रहे हैं, बाय इलेक्शन, ये वहां जाएंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सारे बाय इलेक्शन के कैंडिडेट्स को पैगाम में जलसे जो है वो अरेंज कराए। इंशाअल्लाह ताला उसमें पार्टिसिपेशन के लिए लीडरशिप भी आएगी और शेर अफजल मरवत साहब भी आएंगे इंशाअल्लाह ताला। शेर अफजल मरवत साहब की खास कर ड्यूटी लगाई गई है, वो KPK में भी जाएंगे और जलसे करेंगे। इसके अलावा भी इमरान खान ने आज फ़ौज की क़यादत के हवाले से सख्त बयान दिया है, मगर बाहर आकर गौहर खान ने कहा कि हमारी इस हवाले से कोई राय नहीं है या इमरान खान साहब की फ़ौज के हवाले से कोई ना उन्होंने कोई बयान दिया है। हालांकि मीडिया से गुफ्तगू में इमरान खान ने सहाफ़ियों से सख्त बातें की। फिर पार्टी एक तरफ कोशिश कर रही है मौलाना फजल रहमान को मनाने की, असद कैसर साहब, मगर दूसरी तरफ वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने उनके खिलाफ बयान दे दिया है। पार्टी में क्या हो रहा है? वलीद इकबाल साहब, सीनियर रहनुमा तहरीक इंसाफ, हमारे साथ मौजूद हैं। वलीद इकबाल साहब, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। इकबाल साहब, ज़ाहिर है कल सऊदी अरब पर एक रजीम चेंज का इल्ज़ाम लगा दिया मरवत साहब ने, पार्टी ने फासला इख्तियार किया। आज खुद मरवत साहब ने भी कहा मेरी ज़ाती राय है। उनकी कल मुलाकात हुई थी इमरान खान साहब से, आज फिर गौहर खान साहब की मुलाकात हुई और उन्होंने बाहर आके कहा कि इमरान खान साहब ने कभी फ़ौज के हवाले से कोई बात नहीं की। हालांकि इमरान खान साहब ने खुद ने आज फ़ौज की क़यादत पर बराह रास्त इल्ज़ामात लगाए हैं, सहाफ़ियों से गुफ्तगू में भी लगाए हैं और ये सवाल सहाफ़ियों ने भी किया। क्या कोई कोऑर्डिनेशन का मसला है पार्टी के अंदर? किन किन मसाइल का शिकार है पार्टी?
देखिए जी, इसमें कोई मैं इनकार नहीं करता इस बात से कि चैलेंजेस जो हैं वो बढ़ जाते हैं जब आपका एक मरकजी किरदार जो होता है, जो कि आपके बानी चेयरमैन है हमारे केस में, वो कैद में है और उन तक जो रसाई है वो बहुत महदूद है। और वो ना सिर्फ महदूद है बल्कि ऐसे हालात में होती है जहाँ पे प्राइवेसी भी कोई नहीं है और मुसलसल आप सुने भी जा रहे होते हैं, देखे भी जा रहे होते हैं, रिकॉर्ड भी हो रहे होते हैं। तो उस वजह से ये कुछ आप समझ, अगर मैं अंग्रेजी की इस्तेलाह इस्तेमाल करूं कि मैसेज कुछ कभी कभी गार्बल हो जाता है। बट मैं आपको 120% वाज़ेह ये कर सकता हूं बतौर पार्टी के तर्जुमान के और पार्टी के तर्जुमान आला जो कि रऊफ हसन साहब हैं, उनकी तरफ से जारी करदा बयान, मैं उनकी टीम का हिस्सा हूं, जहां पे मरवत साहब की जो सऊदी अरेबिया के हवाले से उन्होंने जो बयान दिया निजी टीवी चैनल पर, उससे बिल्कुल लाताल्लुकी का इजहार किया है हमारी पार्टी ने और बल्कि उसको हकाइक से यकसर मुनाफी करार दिया है और वो उनकी ज़ाती राय ही हो सकती है, पार्टी का मौक़िफ़ कतई तौर पर वो नहीं है। मतलब और क्या जो बहुत सारे ज़ाहिर मामलात आए जब सेनेट के नामजदगियाँ आई तो उसमें असद कैसर साहब ने कहा कि मैं यकीनी तौर पर नहीं कह सकता इमरान खान साहब के हवाले से कि ये उन्हीं के दिए गए नाम हैं। दीगर मामलात में भी बहुत क्या कोर कमेटी जो है वो खुद को बतौर सेकेंड टियर लीडरशिप चला नहीं पा रही है इमरान खान साहब की एब्सेंस में? उनके आपस के इख्तलाफात हैं जो इस तमाम चीज़ों की वजह बन रहे हैं, मुख्तलिफ बयानात की सूरत में भी और मुख्तलिफ पॉलिसी फैसलों की सूरत में भी? नहीं जी, ऐसा नहीं है। कोर कमेटी अपना किरदार अदा कर रही है, लेकिन पार्टी की जो है वो हर लिहाज से कोशिश यही होती है और पार्टी की आदत की भी कि अहम मामलात अगर हों, जिस तरह के आप देखा सेनेट की आपकी नामजदगियां हमारी जो थी उम्मीदवारों की, या उससे पहले खैबर पख्तूनख्वा की जो काबीना और इस तरह का सारा सिलसिला था, उसमें खान साहब की बराह रास्त जो है इनपुट ली जाए। तो उस वक्त उस मरहले पर जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, तब तो रसाई भी बहुत महदूद थी और फिर पैगाम रसानी भी ज़रा मुश्किल हो रही थी कि एक दो अफराद जाके मिल रहे थे और फिर अगले दिन कोई एक दो और अफराद मिले तो उससे कुछ और तासुर सामने आया। तो मैं कह रहा हूँ ना, चैलेंज जो है उसमें यही है कि हमारी जो बानी चेयरमैन है वो कैद है और उसकी वजह से जो उनकी तक महदूद रसाई है वो उसके नतीजे में ये कॉम्प्लिकेशंस जो हैं वो आ रही हैं। लेकिन ये भी मैं साथ साथ वाजे करना चाहता हूँ कि हमारी पार्टी जो है वो कंप्लीटली यूनाइटेड है, ना सिर्फ हमारी पार्टी बल्कि हमारा वोट बैंक। और आप देखेंगे 3 या 4 रोज बाद जो कि ज़िमनी इंतखाब हो रहा है, आपको नजर आएगा कि पार्टी बिल्कुल मुत्तहद है, उसके कारकुनान, उसके वोटर्स, और जिस हद तक भी हो सकता है उसकी क़यादत इमरान खान साहब के पैगाम को मंजर आम पर लाने में कॉम्प्लिकेशंस का मैं तस्लीम करता हूँ, मुश्किलात हैं, चैलेंजेस हैं, लेकिन हमारी पूरी कोशिश है कि उनको भी ओवरकम करें। देखें, गार्बल्ड मैसेजिंग या मुतसादम राय का इजहार अब देख रहे हैं PMLN में हो रहा है। उनके वज़ीर इत्तलात भी कह रहे हैं कि जी जावेद लतीफ़ साहब की बयान को संजीदगी से नहीं लेना चाहिए, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो पॉलिटिकल पार्टीज में वैसे भी कुछ ना कुछ, सवाए कि अगर आप PPP का मिसाल ले लें, वो कोई पोजीशन ही नहीं ले रहे, वो हर चीज़ पे खामोश हैं। वो 6 जजेस का खत आया वो खामोश थे, वो भावलनगर में कोई इंसिडेंट हुआ वो खामोश रहे। तो वो खामोशी जिसने रखी हुई है, चलें वो उसके मैसेज को ना इधर पढ़ सकते हैं ना उधर पढ़ सकते हैं, लेकिन जिन्होंने खामोशी नहीं रखी हुई वहाँ थोड़ा बहुत इख्तलाफ राय या कुछ मुतजाद बयानात भी सामने आते हैं, जो कि मेरे नज़दीक मामूल है, कोई ऐसी गैर मामूली चीज़ नहीं। मतलब और सर, ये जो आपने बात की नून लीग के हवाले से, बिल्कुल ये बातें नून लीग में भी नज़र आ रही हैं, मगर इस वक्त आपकी पार्टी का मसला ये है कि आप इस वक्त रिसीविंग एंड पर हैं। ज़ाहिर है एक रियासती जबर का शिकार हो रहे हैं, आपके अपने लीडर इस वक्त जेल में मौजूद हैं। उस सूरत में क्या ये राय भी है कि इमरान खान साहब की तो आज भी जो उन्होंने बयान दिया उससे लगता है कि वो बराह रास्त एक कन्फ्रंटेशन की तरफ बढ़ना चाहते हैं, मगर जो पार्टी की कोर कमेटी और जो पार्टी की बाहर क़यादत है वो मुफाहमत की तरफ बढ़ना चाहती है कि किसी भी तरीके से एक रास्ता निकले और बातचीत के जरिए आगे बढ़ा जाए। देखें जी, मुख्तलिफ मौके पे, और आप ये भी इस बात को आपको समझना ज़रूरी है और हम सबको, कि इमरान खान साहब भी बिल्कुल एक महदूद हवाले से अपना बयान भी दे सकते हैं। महदूद ये जो नामा निगार हैं उनको रसाई है उन तक। तो देखें ना, आपने और मैंने तो नहीं सुना होता कि इमरान खान साहब ने किसी से क्या कहा है, तो उसकी अक्कासी जिस तरह से भी कोई करे आकर, मैं आपको एक बात वाज़े कर देता हूं कि यस, जिस तरह से हमको दीवार से लगाया जा रहा है और वो तसलसल जारी है अभी भी, हमारा उसके नतीजे में मज़ाहमत का एक मौक़िफ़ तो ज़रूर है, लेकिन हमने कभी भी
बशमूल बानी चेयरमैन इमरान खान साहब के कभी भी ये दरवाजा बंद होने की बात नहीं की मुज़ाकरात के हवाले से। यानी कि कॉन्फ्रंटेशन तो चले जहां जरूरी है और हमारी मजबूरी है, क्योंकि ताली दोनों हाथों से बचती है। अगर कोई हमारी तरफ हाथ बढ़ाए तो मैं सिर्फ ये अर्ज करना चाह रहा हूं कि रेकन्सिलिएशन का कभी भी कोई भी दरवाजा हमारी तरफ से बंद नहीं है। अगर कॉन्फ्रंटेशन आपको तासुर मिल रहा है तो उसकी वजह यही है कि हमें हमारे बारे में कोई पॉलिसी नहीं बदल रही और हमें उसी जो है जबर का सामना है। उसमें नरमी आए, कोई हमारे तरफ हाथ बढ़ाए, हम भी उनकी तरफ हाथ बढ़ाएंगे। साफियों से प्राइम मिनिस्टर थे, जब खान साहब प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने तो हिंदुस्तान और नरेंद्र मोदी तक से हाथ बढ़ाने की बात की थी। आप दुश्मन मुल्क तक थे हाथ बढ़ाते, तो आप तो अपने मुल्क के लोगों की बात कर रहे हैं। मतलब एक और मामला, जैसे खान साहब ने जब साफियों से बात की तो उन्होंने अपने जलसे के हवाले से भी चंद दिन पहले कहा था कि मौलाना फजल रहमान से भी हम बात करेंगे, राब्ता करेंगे, मगर और असद कैसर साहब भी उनसे राब्ता कर रहे हैं, मामला आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। मगर आज वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा गंडापुर साहब का बयान आ गया, जो बड़ा सख्त बयान है कि मौलाना तो ब्लैकमेलिंग कर रहे हैं ओहदों के लिए और इस मामले पर वो सौदा कर लेंगे। तो ये पार्टी की फिर क्या पॉलिसी है इस हवाले से? देखिए जी, मेरे ख्याल में गंडापुर साहब से इस बात पर कोई इत्तफाक जो है वो बनता है कि अगर JUIF को अप्रोच किया गया है, मज़ाहमत का जो सिलसिला अगर रास्ता लेना है, अगर वो हमारे हम ख्याल हैं तो हम उनको हर सूरत इनवाइट करना चाहेंगे और हम चाहेंगे कि वो जितना गुड़ डालें उतना मीठा होता है। लेकिन अगर वो उसको मुमकिन बनाने के लिए ये मुतालबा कर रहे हैं कि उनको KP में ओहदे दिए जाएं या ये जो गंडापुर साहब ने बात की है, तो मैं भी समझता हूं कि गंडापुर साहब ने उस हवाले से सख्ती का अगर कोई सख्त जबान भी इस्तेमाल किया है तो वो जायज़ है। जैसे वो तो गवर्नर की या कश्मीर कमेटी की बात करें, नहीं वो ये कह रहे हैं वफाक से किसी भी तरीके से वो कर लेंगे मामला तय। वो तो देखना, उसी से तो पता लगता है कि वो किस साइड पे खड़े हैं। अगर उन्होंने हमसे कोई मुतालबा किया है इस तरह का, और अगर आप हवाला दे रहे हैं, गंडापुर साहब ने कहा है कि वो दूसरी तरफ ब्लैकमेल कर रहे हैं, तो देखिए जी, मौलाना की हिस्ट्री तो एक है जिसको सब जानते हैं। अगर उन्होंने वही जो माजी में उनका रहा है तरीक़ाकार, जिसमें तो अब आप हाल 8 नवंबर 2007 की एक बड़ी मशहूर मीटिंग भी है जो कि N.W. पैटरसन के साथ उन्होंने की थी, और जो मंजर आम पे उसके सारे कफ़ायफ और तफसीलात आ गई थी। तो बहरहाल जी, सुबह का भूला अगर शाम को वापस लौट आए तो उसे भूला नहीं कहना चाहिए। अगर मौलाना हमारी कैंपेन ज्वाइन करते हैं और हमारी मुहिम ज्वाइन करते हैं जो कि तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान कहलाती है और उस पर हमारे हम ख्याल हैं, तो उनको हम ज़रूर वेलकम करेंगे। लेकिन अगर वो उसको इस्तेमाल करेंगे एज लीवरेज हमारे साथ KP में या वफाक के साथ कोई पोजीशन लेने के लिए, गवर्नरशिप या कश्मीर कमेटी, तो ऑब्वियसली फिर इट विल बी जस्ट मोर ऑफ द सेम थिंग जो माजी में होता रहा है। बहुत शुक्रिया। और इकबाल साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। प्राइम ब्रेक शामिल करते हैं। दूसरी तरफ नवाज शरीफ कशमकश का शिकार नजर आते हैं, या नून लीग कशमकश का शिकार नजर आती है। उनके मुस्तकबिल के हवाले से इल्ज़ाम तराशी भी होती है, तमाम बातें हो रही हैं। क्या मामला है, बात करेंगे ब्रेक के बाद। नून लीग का मुस्तकबिल क्या होगा, इसका दारो मदार मरकज़ और पंजाब में शहबाज शरीफ और मरियम नवाज की हुकूमतों की कारकर्दगी पर होगा, दीगर अवामिल पर होगा। लेकिन नून लीग के कायद नवाज शरीफ का सियासी मुस्तकबिल क्या होगा, इस पर बहुत से सवालात बरकरार हैं। लंदन से वतन वापसी के बाद से अब तक नवाज शरीफ सियासी एतबार से ज़्यादा मुतहरिक नज़र नहीं आए हैं। इंतखाबात से पहले उन्होंने सियासी सरगर्मी दिखाई, लेकिन वज़ारत उज़्मा ना मिलने के बाद नवाज शरीफ ने बज़ाहिर ख़ुद को मरकज़ के मामलात से दूर और सिर्फ पंजाब के मामलात तक महदूद कर लिया है। नवाज शरीफ वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के साथ दौरे करते भी दिखाई देते हैं और पंजाब हुकूमत के सरकारी इजलासों में भी शिरकत करते हैं, लेकिन वफाकी हुकूमत के किसी मामले में ना तो नवाज शरीफ शरीक हुए हैं और ना ही वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के साथ किसी मौके पर दिखाई दिए हैं। नून लीग के सदर इस वक्त शहबाज शरीफ हैं और अब ये खबरें गर्दिश कर रही हैं कि नून लीग में हुकूमत और पार्टी के ओहदे अलग अलग करने पर गौर किया जा रहा है। खुद नून लीग के सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने GNews से बात करते हुए इस खबर की तस्दीक की है और कहा है कि नून लीग में राय मौजूद है कि नवाज शरीफ पार्टी की सदारत संभालें और एक आध महीने में यह फैसला हो जाना है। के अंदर एक राय है, एक सोच है कि मियां साहब पार्टी की सदारत संभाल लें, पार्टी की निगरानी करें, और मेरा ख्याल ये है कि आने वाले एक आध महीने के अंदर ये फैसला हो जाना है और इम्कान ये है कि मियां साहब पार्टी की सदारत संभालेंगे और इसकी तंजीमें नौ करेंगे और इसके मामलात की ज़ाती तौर पर निगरानी करेंगे।
नवाज शरीफ मरकज़ की सियासत में गैर फाल क्यों हैं? इस हवाले से नून लीग के सीनियर रहनुमा राना सनाउल्लाह ने हमारे प्रोग्राम में कहा कि सियासी बहरान को सिर्फ नवाज शरीफ ही दूर कर सकते हैं, लेकिन वो ऐसा इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि उन्हें मैंडेट नहीं मिला। सियासी बहरान को ख़त्म एक ही बंदा जो है वो कर सकता है। रुकावट भी एक आदमी है और इसको दूर भी एक आदमी कर सकता है। दूर करने वाले का नाम मियां नवाज शरीफ है और जो इस वक्त वाहद बंदा रुकावट बना हुआ उसका नाम इमरान खान है। नवाज शरीफ जिस पाए के लीडर हैं वो आज भी इस बहरान में भी वही हैं जो किरदार अदा कर सकते हैं, पर कर नहीं रहे। देखें, कर वो इसलिए नहीं रहे कि उनको मैंडेट नहीं मिला। नून लीग के रहनुमा जावेद लतीफ़ ने कहा है कि नवाज शरीफ का नाम इस्तेमाल करके इस सिस्टम पर लोगों का एतमाद बहाल करने की कोशिश की गई और उन्हें इस्तेमाल करने वालों ने इस्तेमाल कर लिया। मगर एक राय ये भी है कि नवाज शरीफ को सियासत में वापसी लाडले के तौर पर लाया गया, मगर उसके बावजूद इलेक्शन हार गए। नवाज शरीफ के सियासी मुखालिफिन के साथ साथ सियासी दोस्त भी इस राय का इज़हार कर चुके हैं। और जब हमने अपने प्रोग्राम में मौलाना फजल रहमान से सवाल किया कि क्या आपने नवाज शरीफ को बताया था कि आप उन्हें नया लाडला समझते हैं, तो उन्होंने कहा कि मैंने बताया था। आपने उन्हें बताया कि आप अब उन्हें नया लाडला समझते हैं? जी मैंने बताया, मैं तो कभी अपना मौक़िफ़ किसी पे मख्फी नहीं रखा जी। फिर क्या कहा मियाँ साहब ने? जी तो मियाँ साहब ने क्या जवाब दिया जब आपने कहा आपने बताया उन्हें? तो मियाँ साहब ने क्या जवाब देना था जी, बस वो भी मैंने कहा जिस तरह मैं रो रहा था इस तरह उन्होंने भी हमने एक दूसरे के साथ कम शरीक किया है। बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं नून लीग के सीनियर रहनुमा और साथ साथ नवाज शरीफ के करीबी साथी सेनेटर इरफान सिद्दीकी साहब। इरफान सिद्दीकी साहब, बहुत शुक्रिया हमें शो में ज्वाइन करने के लिए। अच्छा, क्या मरियम नवाज के मुस्तकबिल से नवाज शरीफ साहब ने अपनी सियासत जोड़ ली है कि जी उनके मुस्तकबिल पर वो अब अपने सारा सियासी कैपिटल इस्तेमाल करना चाहते हैं, अपना वक्त इस्तेमाल करना चाहते हैं, पंजाब में ही वो वक्त दे रहे हैं? बहुत शुक्रिया शाहजेब साहब। मैं नहीं समझता कि ऐसी सूरत हाल है। आपने अपने इंट्रो में ये भी फरमाया कि शायद उनका किरदार महदूद हो गया है या ख़त्म हो गया है। नवाज़ शरीफ साहब के अगर सियासी किरदार को देखें तो मैं समझता हूँ कि वफाक के अंदर शहबाज साहब का वज़ीर आज़म के मनसब पे होना, ये भी मियाँ नवाज़ शरीफ साहब के इक़्तिदार का तसलसल कह लें या तौसी कह लें। इसी तरह पंजाब के अंदर मरियम का होना, ये भी मियाँ नवाज़ शरीफ के इक़्तिदार का, सियासी इक़्तिदार का एक पहलू है या उसकी एक तौसी है। तो मियाँ साहब पंजाब के अंदर भी मौजूद हैं और फेडरल गवर्नमेंट के अंदर भी मौजूद हैं। अब ये कि वो चूँकि लाहौर में मौजूद हैं, मियाँ साहब लाहौर में वज़ीर आला और मियाँ साहब एक घर के अंदर रहते हैं, बाज़ मीटिंग्स में वो नज़र भी आपको आ जाते हैं। कल वो मरी से जाते हुए रास्ते में किसी जगह रुके हैं तो दोनों इकट्ठे थे। तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो वफाक से लाताल्लुक़ हो गए हैं या यहाँ के मामलात से उनका कोई अमल दखल नहीं है। मैं जहाँ तक शहबाज शरीफ साहब को जानता हूँ, वो किसी अहम मामले में बग़ैर मियाँ साहब की तौसीक़ के और बग़ैर उनकी राय के इक़दाम नहीं करते। तो मियाँ साहब यहाँ के फ़ैसलों में भी मेरे ख़्याल में बड़ी हद तक शरीक हैं और जो सूबा है उसमें उनका रोल एक रहनुमाई का है, अपनी बेटी की एक सियासी ग्रूमिंग का है। उसको आप किसी और ज़ाविये से नहीं देख सकते कि वो सूबे तक महदूद हो गए। बज़ाहिर कोई ऐसी ओनरशिप नज़र नहीं आई है नवाज शरीफ साहब की तरफ से मरकज़ के फैसलों की, ना ही इन्वॉल्वमेंट नज़र आई है। ऐसा तो नहीं है कि नवाज शरीफ साहब को जब पता है कि खुद मेरे छोटे भाई की नहीं चल रही, जब मरकज़ में है तो वो वज़ीर आज़म, तो मेरी क्या चलनी है, तो बेहतर है मेरी बेटी की तो चल रही है पंजाब में, तो मैं वहीं थोड़ा टाइम सर्व कर लेता हूँ और अब देख लेता हूँ मामला। नहीं खानज़ादा साहब, ऐसी बात नहीं है, मेरा ख्याल नहीं है ऐसा। जहाँ तक यहाँ पे देखें जो बड़े इक़दामात हुए हैं, काबीना साजी हुई है या और जो वफाक के मामलात होते हैं, जो उनके इकानमी की बहाली के लिए इक़दामात हैं, तो मैं ज़ाती तौर पे जानता हूँ कि मियाँ साहब इन चीज़ों में इन्वॉल्व रहते हैं, अपनी राय देते हैं, अपनी मुशावरत पूरी तरह एक्टिवली उसमें शरीक रहते हैं। तो ऐसा नहीं है कि उन्होंने ये किसी और के कंधे पे डाल दिया है, वो डाल भी नहीं सकते। इस हुकूमत की जो भी कारकर्दगी होगी शहबाज साहब के हवाले से, वो सिर्फ शहबाज साहब के खाते में नहीं लिखी जाएगी, वो PMLN के खाते में लिखी जाएगी। और जब PMLN के खाते में लिखी जाएगी तो नवाज शरीफ उससे लाताल्लुक़ नहीं हो सकते, होना चाहें तो भी नहीं हो सकते। ये बड़ी अहम बात आपने की कि होना चाहें भी तो नहीं हो सकते। जैसे उन्होंने कैंपेन करने की कोशिश की अपनी 2013 से 2017 की कारकर्दगी पर, बट मगर आवाम को वो 16 माह की कारकर्दगी याद थी नवाज शरीफ साहब की, और अब मानते हैं
नून लीग के रहनुमा की जी महंगाई से की वजह से हम पे बहुत फ़र्क पड़ा, जिसकी वजह से हम इलेक्शन हारे, तो आगे जाके फिर नवाज शरीफ साहब फासला नहीं कर पाएंगे कि जी मेरी तो नहीं थी, आप लोगों ने मुझे मैंडेट नहीं दिया, शहबाज शरीफ की हुकूमत थी और मुझे आइंदा मैंडेट दें, ये हो नहीं पाएगा? ये नहीं हो पाएगा, ये पहले भी नहीं हो पाया, इसमें कोई दो राय नहीं है। देखिए, शहबाज साहब को अलग करके और नवाज शरीफ को अलग करके आप नहीं देख सकते। इस कारकर्दगी के मुस्बत पहलू भी नवाज शरीफ के हिस्से में आएंगे और मनफी पहलू भी पीएमएलएन के हिस्से में आएंगे, और जब पीएमएलएन के हिस्से में आएंगे तो नवाज शरीफ उससे दामन अपना बचा नहीं सकते। ये तो फैक्ट है, ये सियासी हकायक हैं। इसलिए मैं नहीं समझता हूँ कि वो अलग थलग हो के कोई अपनी कमाई अलग कर रहे हैं और शहबाज साहब की जो कमाई है उसको एक और खाते में डाल रहे हैं। ऐसी कोई बात नहीं है, वो इन इक़दामात में शरीक हैं। और दूसरी बात मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि समहाउ हम 16 माह की कारकर्दगी के हवाले से कोई बयानिया बना नहीं पाए। शहबाज साहब की या PDM की कारकर्दगी हरगिज़ मनफी नहीं थी, एक बहुत ही तबाह हाल मईशत उन्हें मिली। आप देखते हैं कि वो तबाही के दहाने पे चले गए थे, डिफ़ॉल्ट होने वाले थे। सिर्फ अगर डिफ़ॉल्ट से बचने को ही देख लिया जाए तो ये शहबाज साहब का बहुत बड़ा कारनामा था। समहाउ ये चीज़ें शायद आम आदमी के लिए दाल रोटी के बजाय इनकी तरफ जाना या इनको कोई अहमियत देना आम आदमी के लिए मुमकिन नहीं था। तो वो जंग हम हारे हैं और इसको हमें तस्लीम कर लेना चाहिए। इरफान साहब, एक बात है जिसके लिए नवाज शरीफ साहब खुद खामोश हैं और आप क्योंकि उनके बहुत करीबी साथी हैं तो आप बताइए कि वो खुद क्या सोचते हैं। अब राना सनाउल्लाह साहब और दीगर रहनुमा हैं, वो कहते हैं जी हमें मैंडेट नहीं मिला, हमने तस्लीम कर लिया। नवाज शरीफ साहब को मैंडेट नहीं मिला, उन्होंने तस्लीम कर लिया। मगर जावेद लतीफ़ साहब जैसे रहनुमा हैं जो ये तासुर देते हैं कि जी नवाज शरीफ साहब को इस्तेमाल किया गया और मैंडेट से महरूम किया गया। हालांकि तहरीक इंसाफ तो ये इल्ज़ाम लगाती है कि इतनी भी सीटें नहीं बनती थी जितनी नून लीग को देकर शहबाज शरीफ साहब को वज़ीर आज़म बना दिया गया। नवाज शरीफ साहब खुद क्या समझते हैं? वो ये समझते हैं वो इस्तेमाल हुआ या वो तस्लीम करते हैं इस मैंडेट को जो कुछ हुआ इलेक्शन में? देखिए खानज़ादा साहब, मैं आपके प्रोग्राम में एक ऐसी नहायत अहम बात कहने वाला हूँ जो इससे पहले शायद मैंने नहीं कही होगी। मैं मियाँ साहब के साथ बहुत सी ऐसी मीटिंग्स मेरी लंदन में भी हुई हैं और मैंने उन चीज़ों को कभी शेयर नहीं किया जो लंदन में मेरी गुफ्तगू है, लेकिन मैं 100% इस फैसले पे पहुंच चुका था मियाँ साहब के पाकिस्तान आने से पहले। उनके साथ जो मेरी 1-to-1 नशस्तें होती रहीं कि मियाँ साहब इस दफ़ा वज़ीर आज़म बनने का इरादा नहीं रखते। और जिस महफ़िल में हमारी ये गुफ्तगू हुई थी उसमें कोई नहीं था सिवाय मेरे और मियाँ साहब, और मियाँ साहब ने मुझे एक अहदनामा लेके मुझसे कहा था कि ये बात आपने डिस्क्लोज़ नहीं करनी। तो अब चूँकि इलेक्शन हो गए, वो वक्त गुज़र गया, तो मैं ये समझता हूँ कि उनको बाहर रखने का जो ये कहा जाता है जी कि कुछ साजिश हो गई उनको बाहर रखने की, या उन्हें जानबूझ के किनारे लगा दिया गया, या इसमें कोई किसी और का अंदरूनी पार्टी के अंदर से कोई किसी का किरदार है, ये सब कहने सुनने की बातें। मियाँ साहब बिल्कुल ज़हनी तौर पर चौथी बार वज़ारत उज़्मा के लिए आमादा नहीं थे। उनके जहन में शहबाज साहब का तस्वुर पूरी तरह मौजूद था। और हमारी जो पहली मीटिंग हुई है इलेक्शन के फ़ौरन बाद, शहबाज साहब हर जलसे में कहते रहे, हर मीटिंग में कहते रहे जी कि वज़ीर आज़म नवाज शरीफ होंगे। उस मीटिंग में भी उन्होंने यही कहा जिसमें पहली दफ़ा मियाँ साहब ने बाज़ाब्ता फ्लोट किया कि वज़ीर आज़म शहबाज साहब होंगे। तो कहने का मतलब ये है कि ये मियाँ साहब का ज़ाती फैसला था। आप ज़ाहिर है आप कह रहे हैं कि ये आपके और उनके दरमियान थी ये सारी की सारी बात, तो क्या सिर्फ आपके और उन्हीं के दरमियान थी? नवाज शरीफ साहब ने ये किसी को नहीं बताई कि इलेक्शन से पहले मुकम्मल फुल पेज इश्तिहार छप गए अखबारात में, चौथी बार वज़ीर आज़म के, चौथी बार शहबाज शरीफ साहब ने तो नहीं बनना था, उन्होंने नहीं बनना था, कि उन्होंने किसी को भी नहीं बताया, वो अखबारात में आ गया। देखें शहबाज साहब ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि उनकी पार्टी इलेक्शन लड़ रही है, वो बहुत बड़ा कैपिटल है मियाँ साहब, वो बहुत बड़ा असासा हैं, वो इलेक्शन कैंपेन चलाने आते हैं, इलेक्शन चलाते हैं और वो ये कहें कि जी मैं ये सब कुछ तो कर रहा हूँ लेकिन मैं वज़ीर आज़म नहीं बनूंगा। ये पब्लिक की चीज़ें नहीं होती हैं ना ही कोई पब्लिक मंशूर आपने बनाया और ये जो लाइन थी पाकिस्तान को नवाज दो, जो कि आप लोगों की पूरी मंशूर की लाइन थी, इश्तिहारी कैंपेन की लाइन थी, आप ही की थी। ये देखिए, ये जो चीज़ें होती हैं इसमें कोई ओन नहीं कर सकता कि ये मेरी लाइन थी या किसी और की थी, लेकिन इस नवाज के हम दो मानी लेते थे। एक नवाज शरीफ है और एक ये है कि पाकिस्तान को आप नवाजें, पाकिस्तान को अता करें, पाकिस्तान को बख्शें, ये चीज़ तो वो दोनों मानों में है उसको आप। लेकिन ये चीज़ जो मैं आपसे कह रहा हूँ कि मियाँ साहब इलेक्शन के नताइज से कतई नज़र
चौथी बार वजारत उज़्मा संभालने के लिए बावजूद उसकी वजूहात भी उन्होंने बड़ी तफसील से बयान की थी, जो मैं नहीं बयान करना चाहता, लेकिन वो आमादा नहीं थे, पुरजोश नहीं थे। और ये उनके जहन में एक चीज़ थी कि अब के अगर हम इलेक्शन जीतते भी हैं, कतई नज़र इसके कि कितनी सीटें जीतते हैं और या 2 तिहाई होती हैं या 1 तिहाई होती हैं, उनके अंदर वजारत उज़्मा का मनसब संभालने के लिए वो जोश, वो जज्बा, वो ख्वाहिश मौजूद नहीं थी। और अगर जीत जाते तो भी वो वज़ीर आज़म ना बनते? मतलब है जो मैं समझता हूँ या जो मैंने उनके साथ शेयर की हुई हैं, उन्होंने मेरे साथ बातें शेयर की हुई हैं, मेरा ख्याल ये है कि वो शायद यही फ़ैसला करते जो उन्होंने मौजूदा सूरत हाल में किया है। ये किसी कंपल्शन के तहत या किसी मजबूरी के तहत या किसी साजिश के तहत फ़ैसला नहीं हुआ। मैं इस थ्योरी को नहीं मानता, ये खालिसतन उनका अपना फ़ैसला था और इस फ़ैसले में किसी और के जबर का कोई अमल दखल नहीं है। और वो मैंडेट को भी वो समझते हैं कि नहीं सीटें मिली तो नहीं मिली, वो ये नहीं समझते कि ये कुछ साजिश के तहत ये सारा का सारा काम हुआ। देखें, इलेक्शन के हवाले से ज़ाहिर है कि बहुत सी बातें होती हैं। पार्टी ने अपना तौर पे भी मुहासबा किया है। मुख्तलिफ़ लोगों की आरा आ रही हैं जी कि असबाब क्या हैं, मुहर्रिकात क्या हैं, मियाँ साहब की अपनी राय हो सकती है, लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि हम एक बड़ी जमात बन के भी उभरे हैं और बुरे हालात के अंदर, यानी ये आपने जो कहा था कि 16 माह के बारे में हम अपना जो तासुर था या बयानिया था वो नहीं वाज़े कर सके और एक महंगाई की लहर आई जो उस महंगाई का तसलसल थी जो हमें वर्षे में मिली, लेकिन उसके असरात हम पे पड़े हैं। लिहाजा जो पार्टी की कारकर्दगी आई है वो ऐसी नहीं है कि हमें इस पे कोई नदामत हो और ऐसी भी नहीं है कि हम बहुत ज़्यादा खुशी करते, लेकिन ठीक है, अच्छी है। अच्छा, निदामत इसलिए नहीं है कि जो कारकर्दगी आई है वो बेहतर नज़र आ रही है जो असल कारकर्दगी थी उससे, क्योंकि तहरीक इंसाफ का तो ये इल्ज़ाम है कि आपको इतनी सीटें भी नहीं मिली हैं, ज़बरदस्ती इतनी सीटें दी गई। नवाज शरीफ साहब यास्मीन राशिद साहिबा से भी हार गए थे, ये लेगेसी होने वाली थी उनकी। देखें ना खानज़ादा साहब, अब मैं तो इस पोजीशन में नहीं हूँ कि एक ऐसी जमात के बारे में जिसकी सारी 26 साल की कहानी झूठ पे है, इल्ज़ाम पे है, बोतान पे है, गाली पे है, एक दूसरे के गिरेबान नोचने पे है, उस पार्टी के इल्ज़ामात के बारे में मैं क्या कहूँ। 35 पंक्चर की कहानियाँ आपने सुनी हुई हैं और बहुत सी कहानियाँ आपने सुनी हुई हैं। 2018 में क्या हुआ आप मुझे बताइए। आप माशाल्लाह एक बहुत बड़े प्रोग्राम को एंकर करते हैं, मारूफ एंकर हैं, सियासत पे नज़र है। मैं एक सवाल सिर्फ छोटा सा छोड़ता हूँ आपके लिए कि इनकी 26 साल की हिस्ट्री के अंदर पार्टी की, पीटीआई की, कोई एक काम बता दें जिसमें इन्होंने कोई मुस्बत काम राय दी हो, कोई पॉजिटिव इक़दाम किया हो, कोई अफ़वाम व तफ़हीम की बात की हो, कोई बीच बचाव का रास्ता अपनाया हो, कोई धरने से हट के, फसाद से हट के, हंगामे से हट के, लॉन्ग मार्च से हट के कोई पार्लिमानी जमहूरी किरदार अदा किया हो। तो इनके इल्ज़ामात को जी हम जीत गए थे, मैंने तो सेनेट के फ्लोर पे कहा था कि पंजाब में चले इलेक्शन कमीशन ने कराया था, तो आपके खैबर पख्तूनख्वा में क्या इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह ने इलेक्शन कराए थे या इमाम काबा ने कराए थे? इसी इलेक्शन कमीशन ने कराए थे। तो आप मीठा मीठा तो हप कर जाते हैं, कड़वा थू कर जाते हैं। उनकी किसी बात पे मैं तबसरा नहीं करना चाहता। बहुत शुक्रिया। आज के मामले इतना ही, दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।